दोस्तों आज हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र कौने सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर था। लगातार हम तैयारी कर रहे थे, मात्र हमें 2 दिन का समय दिया था। फिर भी दोस्तों हमने क्या है पूरी जी जान से मेहनत की है। अगर आपने मेरे साथ तैयारी की है तो आपका तो अच्छा स्कोर गया होगा। ओके, तो थोड़ा जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आए वो सीधे सीधे ना कर, अगर आपने क्या है थोड़ा थ्योरी पढ़ा है, समझ के रखा है, तो उस टाइप के आए हैं। ओके, बाकी क्वेश्चन आंसर तो आपके वही जो मैंने आपको बताया था उन्हीं में से थे आपके। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सॉल्यूशन का। पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट का भी मैंने एनालिसिस किया, वो जो तो मैंने थे कुछ बहुत सिंपल वाले थे तो वो तो हमने कवर कर ही लिए थे। कुछ जो आए हैं वो क्या है आपके थोड़ा सा घुमा के दिए, यानी अगर आपने टॉपिक को समझा है तभी आप इनको कर पाते। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हेतु चयन की समस्या का मुख्य कारण है। यानी कोई भी जो हमारा अर्थव्यवस्था है इसमें संसाधनों के लिए हम वैकल्पिक उपयोग लेते हैं तो चयन की समस्या आ जाती है। तो क्यों आ जाती है? क्योंकि संसाधन वो दुर्लभता है। ओके, दुर्लभ है, जो संसाधन वो क्या है उसमें दुर्लभता है, संसाधनों की क्या है कमी होती है। नेक्स्ट है उच्च अनादिमान वक्र उपयोगिता के निम्नलिखित स्तर को दर्शाता है। तो उच्च स्तर को दर्शाता है किसी दूसरे सर्वश्रेष्ठ कार्य से प्राप्त त्यागा गया लाभ होता है तो अवसर लागत होता है। इसका अवसर लागत कई बार मैं बता चुका हूँ ऑब्जेक्ट में, ये तो मैंने आपको कवर कराया था। मैं आपको इस प्रकार से अवसर लागत समझाता हूँ कि आपको मान लीजिए 2 जॉब करने के लिए मिलता है, 2 जगह जॉब करने के लिए ऑफर आता है। एक 30,000 सैलरी है, 1,000 40,000 सैलरी है। कहाँ काम करेंगे? जहाँ में क्या है ज़्यादा सैलरी मिल रही है, यानी 40,000 हमें मिल रहा है। तो 40,000 की नौकरी के लिए आपने क्या है 30,000 की नौकरी त्यागी है, तो 30,000 आपकी क्या है अवसर लागत। तो किसी दूसरे श्रेष्ठ कार्य से प्राप्त त्यागा गया लाभ हमारा क्या होगा अवसर लागत। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में निर्गतों एवं रोजगार के स्तरों का निरंतर गिरावट की स्थिति है, लगातार गिरती जा रही है, यानी क्या है महामंदी की आवश्यकता। ओके, तो महामंदी आपका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन व्यवहार के लिए सबसे तरल और आसान मुद्रा का माप है, तो M1 होगा। तो भारत एवं में वस्तु एवं सेवा कर निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? 2017 में लागू किया गया था। और मैंने आपको क्वेश्चन में समझा भी था, क्वेश्चन भी वो वाला आया है आपका, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ वो क्वेश्चन भी जो मैं आपको तैयार कराया था। ओके, जीएसटी वाला आपको क्वेश्चन आया, ये आपका है क्वेश्चन कि वस्तु एवं सेवा कर पुरानी कर व्यवस्था से किस प्रकार श्रेष्ठ है, किन्हीं 2 बिंदु लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था, एज ये क्वेश्चन आया, तो इसी में मैंने आपको क्या बताया था कि 2017 में वर्ष लागू हुई थी। और सिंपल है, ऑब्जेक्ट में भी हमने कवर किए थे। ओके, तो ये आपका बाकी इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए है। फिर इसके बाद देख लेते हैं रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग वक्र शिफ्ट और होता है। ये थोड़ा सा कैसे में डाउट की कंफ्यूजन है, यानी ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा गलत होना चाहिए। तो हर विद्यार्थी को इस क्वेश्चन में नंबर मिलने चाहिए। बाकी अगर आपको लिखना है तो उसमें आपको लिखना है बाईं ओर शिफ्ट होता है, बाईं ओर होना चाहिए। ओके, और इसे क्लियर करिएगा। नेशनल फर्म का लाभ आगम तथा कुल लागत के बीच का अंतर है। ये तो मैंने आपको बताया था, लाभ के 2 नंबर में समझाया था आपको लाभ क्या होता है, उसमें भी आपको समझाया था। यहाँ आपका हो जाएगा कुल लागत। इस क्वेश्चन तो हमने क्या ऑब्जेक्टिव भी कवर किया था। नेक्स्ट है बाजार में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है। किस बाजार में? तो ये थे पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की मैंने विशेषता समझाई थी, तब आज मैं आपको बताया था। इसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में क्या है क्रेता विक्रेता की सबसे पहला पॉइंट था, क्रेता विक्रेता की क्या है बहुत अधिक संख्या होती है। फिर दूसरे पॉइंट में था कि बाजार में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश बहिर्गमन होता है। ओके, अपनी इच्छा अनुसार बाजार में आ सकती कंपनी और जा सकती है। तो इसमें आपको लिखना था पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार। ओके, हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है। स्टॉक की संकल्पना एक निश्चित पर माप संबंधित है। तो हमारे समय बिंदु पर, इसका आंसर था आपका समय बिंदु पर माप संबंधित है। अत्यधिक मांग की स्थिति से दीर्घकाल में कीमतों में होगी तो कीमतों में वृद्धि होगी। और ये आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं, अत्यधिक मांग की स्थिति में, अत्यधिक मांग यानी किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है। सिंपल बात है, किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है तो कीमत उसकी क्या है वृद्धि हो जाएगी। ओके, अगर हमारे पास कोई वस्तु है, ओके, और उसके स्टॉक हमारे पास कम है, ओके, और लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो हम कैसे बेचेंगे उस सामान को? क्या है थोड़ा कीमत बढ़ाकर बेचेंगे भैया। ओके, क्योंकि कई लोग मांग रहे हैं, माल हमारे पास कम है तो वृद्धि हम कीमत की बढ़ाकर बेचेंगे। तो अत्यधिक मांग में क्या है कीमतों में वृद्धि ही होती है। सरकारी कार्यवाही द्वारा घरेलू मुद्रा की सस्ता करने की जो प्रक्रिया होती है कहलाती है हमारी अवमूल्यन कहलाती है। अवमूल्यन कहलाती है। ये वाला क्वेश्चन हमने कवर किया था। ओके, अवमूल्यन कहलाता है। तो हो जाता है कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को दिया है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं सत्तासत क्रम से देख लेते हैं। पहला वाला तो बिल्कुल सिंपल था। गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या बिल्कुल सख्त हो जाएगा।
जो गणनावाचक उपयोगिता क्या कहती है, पहली अध्याय में हमने समझा था। गणनावाचक उपयोगिता कहती है उपयोगिता को मापा जा सकते हैं और उसी का गणना कर सकते हैं, ओके, संख्या के क्रम में। फिर नेक्स्ट हमारा क्रमवाचक में क्या है, क्रम को महत्व दिया जाता है। औसत स्थिर लागत वक्र एक आयताकार अति परवलय होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म कीमत निर्धारक होते हैं, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा, ओके, फर्म क्या है कीमत निर्धारक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है उद्यम वृत्ति का पारिश्रमिक ब्याज है, तो ये अब हो जाएगा आपका असत्य है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दोस्तों हो जाएगा आपका सत्य। क्या मुद्रा के माध्यम के बिना, यानी मुद्रा का उपयोग नहीं हो रहा, अगर और वस्तुओं का लेन देन हो रहा है तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, तो सत्य हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली संबंधित, ओके। लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा किस प्रकार से, ऐसा पढ़ने में ऐसा प्रतीत हुआ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन आपको एक से दो बार उस क्वेश्चन को पढ़ते थोड़ा समझने का प्रयास करते तो आपको समझ में आ के माध्यम के बिना, यानी मुद्रा का उपयोग नहीं हो रहा, वही हमारा क्या है हो रहा है, हमारा वस्तु विनिमय है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ऊंची ब्याज दरें फर्मों के अधिक निवेश को प्रेरणा देती है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा, ओके, निवेश को कम करती है ना कि प्रेरणा बढ़ाती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सत्य सत्य। इसके बाद आगे देख लेते हैं। अब जोड़ी तो आपकी ज्यादा सिंपल थी, ज्यादा यहाँ इतना डिफिकल्ट नहीं था, देखिए ये तो मैं आपको बताता ही हूँ, ओके। ऑब्जेक्ट बताते समय हर बार बताया है, क्वेश्चन आंसर पढ़ाते समय बताया है, स्थापन वस्तु में पूरक वस्तु संबंधित आपके जो दो ऑब्जेक्ट आने ही, स्थापन वस्तु संबंधित आएगा, पूरक वस्तु संबंधित। चाय कॉफी का संबंध कई बार मैं आपको बता चुका हूं, तो चाय और कॉफी का जो संबंध होता है, एक के स्थान पर हम दूसरा का उपयोग कर लें तो हमारा स्थापन वस्तु है। फिर पंखा और बिजली, यानी तो दूसरे पर निर्भर, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर निर्भर हो रही है, तो हमारा क्या पूरक वस्तु में जाएगा। फिर जैसे कारकों में परिवर्तन, तो कारकों में परिवर्तन होता है अल्पकाल में, तो ये हो जाएगा तीसरा। फिर कुल प्राप्ति, तो कुल प्राप्ति का हमारा हो जाएगा कुल निर्गत गुणे बाजार कीमत, ये चौथा। निवल अप्रत्यक्ष कर, तो निवल अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर माइनस उत्पादन, तो हो जाएगा आपका पांचवा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान होता है 0 से 1 के बीच होता है, ये छठवां। और एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में कीमत वो कहलाती है आपकी विदेशी विनिमय दर। जोड़ी आपकी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, जोड़ी तो आपकी यहाँ सिंपल थी, ओके, मतलब डायरेक्ट आप आराम से नॉर्मल से बता सकते थे। फिर आ जाते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार से आया कि आप एक शब्द में तो दे ही नहीं सकते थे उनका उत्तर, उनके एक शब्द में दे ही नहीं सकते थे, एक वाक्य में आपको उत्तर देना पड़ता था, ओके। इसमें यही वाला है आपका, ये भारत में करेंसी का निगमन कार्य करने वाली संस्था का नाम बताइए, तो आरबीआई, ओके, बैंक ऑफ इंडिया, जिसका बस आपका आंसर एक शब्द में था। बाकी का तो आपको क्या है, दो नंबर वाले क्वेश्चन हमसे सीधे यहाँ एक वाक्य में पूछ लिए गए हैं। सीमांत प्रतिस्थापन की दर का सूत्र लिखिए। इसमें जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको मैंने एक वाक्य में न करा के मैंने 2 नंबर बताया, क्योंकि 2 ही नंबर वाले यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। सीमांत प्रतिस्थापन की दर का सूत्र आपको बताना, तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ये आपका फॉर्मूला था MPS बराबर डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ओके। और ये हमारा जहाँ है डेल वाई क्या है, वस्तु y की मात्रा में परिवर्तन, और डेल एक्स हमारा वस्तु x की मात्रा में परिवर्तन, ये रहने वाला है। दीर्घकालीन लागतें क्या है, तो दीर्घकालीन लागतें क्या होती हैं, देखिए मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में बताया था अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें, तो क्वेश्चन आंसर बताया था दीर्घकालीन लागतें होती है वह लागत जिनके निर्माण या बनने में बहुत समय लगता है, जैसे भवन, मशीन आदि। बस इतना आपको लिख देना था, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, श्रम की बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण किस बिंदु पर होता है। इसका आपको आंसर लिखना था कि मजदूरी का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति एक दूसरे के क्या बराबर हो। तो मुद्रास्फीति में मैंने आपको कहा, ये तो आपको एक वाक्य नहीं बताया, तो 2 नंबर में आपको कवर कराया था। ये आपका देखिए बताया था मैंने आपको, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, आपको एक वाक्य में कवर कराया था। तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट अथवा महंगाई बढ़ना और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना, ये क्या है, मुद्रास्फीति होता है हमारा, ओके। नेक्स्ट है, भारत में करेंसी का निर्माण कार्य कौन करता है, सिंपल क्वेश्चन था, भारतीय रिजर्व बैंक। सीमांत बचत प्रवृत्ति, अब ये मैंने आपको बताया था 2 नंबर में क्वेश्चन बताया था, देखिए 2 नंबर का ये हमारा 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न हमने जो आपको कवर कराए थे उसमें था, तो सबसे पहले आपको बताया था सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS, तो आपको ये लिख देना था। 2 नंबर वाले हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। फिर संतुलित बजट किसे कहते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा था। तो संतुलित बजट क्या होता है, सरकार की कुल अनुमानित आय और कुल प्रस्तावित व्यय जब बराबर होते हैं हम क्या संतुलित बजट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल था आपका, ओके। बाकी आप देखना चाहते हैं एक साथ इनके उत्तर, तो इनके उत्तर आपके ये रहने वाले हैं। तो हमारा कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हम देख लेते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न, ओके। जैसे अब सिंपल सबसे पहले क्वेश्चन ही था हमारा, मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम आप जानते हैं, सिंपल इतना बस आपने लिख दिया होगा कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और यदि किसी वस्तु की क्या है जो कीमत घट जाती है तो मांग उसकी बढ़ जाती है, यही है मांग का नियम आपका। तो हमने दोनों चीज अच्छे समझी। तो मांग की कीमत लोच भी मैंने बताया था 2 नंबर में, ये देखिए आपको 2 नंबर में मैंने आपको कवर कराया था, 2 नंबर में आपको मैंने कवर कराया था, ये आपका दिया हुआ है। मांग की कीमत लोच का अर्थ लिखिए, ओके। मांग की कीमत लोच का अर्थ आप देख सकते हैं, ये आपका तैयार कराया था, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन था। बाकी मांग का नियम तो सिंपल ही है,
कई बार ऐसे मैंने देखा, बताया आपको। फिर इसके बाद उत्पादन के संदर्भ में अल्पकाल क्या है, ये वाला हमने क्वेश्चन आपको यहाँ कवर कराते हैं। यहाँ तो हमने दोनों देखे थे, ये वाला इसमें ये देखा था। तो यहाँ हम देखा था अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों को एक साथ आपको मैं समझाया था। यह अल्पकाल के बारे में दिया है उत्पादन के संदर्भ में, ये दीर्घकाल के बारे में दिया हुआ है, तो ये आपको बता देना था। ओके, तो अल्पकाल और दीर्घकाल की संकल्पना ये, साथ ही इसके बाद अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागत भी आपसे पूछा जा चुका है। ओके, ये आपका पूछा गया है एक वाक्य में आपसे दीर्घकालीन लागत के बारे में आ गया है क्वेश्चन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ घुमा कर दे दिया गया था। अब यहाँ एक शब्द पकड़ देखिए आप, एक कीमत स्वीकारक फर्म का बाजार। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक स्वीकारक फर्म, एक स्वीकारक फर्म का मतलब है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार को कहा जाता है। डायरेक्ट न लिखकर किस बार से घुमाएगा, ये कीमत स्वीकारक फर्म यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में बाजार कीमत तथा औसत संपत्ति में क्या संबंध होता है। तो आपको बताना था कि बाजार में कीमत, जब एक कीमत स्वीकारक फर्म यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में बाजार कीमत औसत संप्राप्ति के क्या बराबर होती है, बस इतना आपको बता देना था। ये क्या है, दोनों बराबर होती है। क्यों होती है बराबर, कि जैसे अगर हम क्या है हर अतिरिक्त इकाई का एक सामान क्या है बाजार कीमत में बेचते हुए हैं, सामान हम बेचेंगे तो हमें क्या है जो बाजार में आय भी प्राप्त हो जाएगी उसे, इसलिए क्या है स्वयं बाजार कीमत के क्या बराबर हो जाता है। तो दोनों में क्या है बराबर संबंध रहता है। ये आपका यहाँ रहा था। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए ये तो उच्चतम निर्धारित कीमत आ गया आपका, और निम्नतम निर्धारित कीमत है। कई बार क्वेश्चन बताओ कीमत की उच्चतम सीमा क्या है, इसके दो उदाहरण दीजिए। कीमत की निम्नतम सीमा क्या है, इसके दो उदाहरण दीजिए। यहाँ दोस्तों हमने कवर किया था उच्चतम निर्धारित, आपका कवर किया था यहाँ उच्चतम निर्धारित कीमत को उदाहरण से समझाइए, तो ये आपको बता देना था यहाँ। इसी साथ ही आपको नेक्स्ट मैंने आपको निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं ये आपको समझाया था, तो इसी यही आपको पॉइंट यहाँ सेट कर देने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था हमारा, ये हमारा कौन से नंबर क्वेश्चन है, 10वें नंबर क्वेश्चन। ओके, ये 10वें नंबर क्वेश्चन आप देखिए। तो अब ये समझ के आधार पर, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट आप रट के गए हो लिख दिया, कुछ जो रटे रटाए हैं देखिए मैं डायरेक्ट आपको बताया ही है। अब कुछ आपके यहाँ इकोनॉमिक्स में मैं बता चुका हूँ, समझ के आधार पर क्वेश्चन थे, आप आसानी से यहाँ बता सकते थे। उपभोक्ता की आय, समझिए यहाँ उपभोक्ता की आय में वृद्धि से संतुलित कीमत एवं मात्रा में किस प्रकार प्रभावित होती है, किन्हीं दो बिंदुओं के माध्यम से बतानी है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि यानी उपभोक्ता है, खरीदने वाला है, उसके पास पैसे आ रहे हैं, तो कीमत और मात्रा किस प्रकार से प्रभावित होगी वो आपको बताने हैं। तो सिंपल आप बता देते, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती, उपभोक्ता के पैसे बढ़ते, तो समान वस्तुएं हैं, वो जो समान वस्तुएं होती हैं उनकी क्या है मांग बढ़ जाती है, उनकी मांग बढ़ जाती है, तो जो मांग वक्र है वो क्या है दाईं ओर खिसक जाता है। ओके, इससे क्या होगा संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा, जो मात्रा है दोनों में क्या है वृद्धि होती है। संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा दोनों में वृद्धि होती है। यदि क्या है समान वस्तु की बात करें तो समान वस्तु में क्या है समान वस्तु की मांग बढ़ जाएगी उपभोक्ता की आय बढ़ने से। इससे क्या होगा जो संतुलित कीमत है और संतुलित मात्रा है वो भी क्या है दोनों बढ़ जाएंगी। और एक दूसरा पॉइंट में आप बता सकते थे कि निम्न कोटि जो वस्तुएं होती हैं, निम्न कोटि वस्तु में क्या होता है उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो निम्न कोटि जो वस्तुएं होती हैं उनकी मांग घट जाएगी। इससे जो कीमत और मात्रा क्या है दोनों में, यानी संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा दोनों में क्या गिरावट आ जाती है। तो बिल्कुल यहाँ सिंपल था। ओके, इस प्रकार से जो नॉर्मल मैं सब समझाते ही रहता हूँ, बस अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ ऐसे बिल्कुल बना के नहीं दिया गया, समझ के आधार पर क्वेश्चन बना दिया है। अब नेक्स्ट हमने इसमें आपको कवर कराया था व्यक्तित्व आय किसे कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका रखा हुआ है। तो मैंने दोस्तों आपको क्या है 2 अंकी वाले महापुरुष ने सीधा आपको ये बताया था, ये रखा हुआ व्यक्तित्व आय, ये आपका रखा हुआ व्यक्तित्व आय। ओके, व्यक्तित्व आय क्या है, इसके साथ ही आपको यहाँ मूल्यह्रास, इस वाली जो 2 नंबर की पीडीएफ है, मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ से कुल सारी आई चीजें आई हैं, जैसे मूल्यह्रास किसे कहते हैं। ओके, इसके साथ ही देखिए राजस्व व्यय का अर्थ लिखिए, पूंजीगत व्यय भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्पादन फलन किसे कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो काफी मतलब क्वेश्चन यहाँ से आ गए हैं। फिर आपका अभी लॉन्ग टाइम में न्यून मांग से संबंधित मैंने क्वेश्चन बताया था आएगा क्योंकि, लेकिन वो शॉर्ट टाइम में ना आ गया, यहाँ के आपका लॉन्ग टाइम आ गया इस बार। आगे देख लेते हैं। तो आगे आता है 12वां क्वेश्चन। ओके, 12वां क्वेश्चन हमारा उपभोग फलन का अर्थ लिखिए। ओके, उपभोग फलन का आपको अर्थ बताना है। मैंने आपको दिखाया था उपभोग फलन, देखिए आपका उपभोग फलन रखा हुआ है, उपभोग फलन आया हुआ है। ओके, और लेकिन देखिए मैं क्या कर सकता था, केवल आपको क्या बता सकता था। ओके, कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, मैं आपकी केवल तैयारी करा सकता, आपको मटेरियल प्रोवाइड करा सकता था। मेहनत आपको ही करनी होगी, अगर आपने मेरे साथ तैयारी की होगी उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर कोई भी आपको कहा जाता है कि कोई भी भगवान भी उतर के राजा बता दे तो भी कुछ मतलब नहीं है अगर आप पढ़ेंगे। ओके, यथार्थ निवेश में हम बात करें तो अब ये मैंने दोस्तों आपको है यथार्थ निवेश को क्या है डायरेक्ट नहीं समझा के मैंने अंतर में आपको समझाया था। प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश को जब अंतर बताया था उसमें बताया था, ये पॉइंट भी आप लिख देते तो आपको यहाँ नंबर मिल जाते। बाकी उपभोग फलन हमने डायरेक्ट देखा था। ओके, फिर मितव्ययिता का विरोधाभास हमने क्लियर किया था और प्रभावी मांग को भी समझा था। ये है आपका प्रभावी मांग से क्या है। ओके, प्रभावी मांग ये क्वेश्चन था। प्रभावी मांग में दोस्तों आपको ये बताना था, ये प्रभावी मांग के बारे में दिया हुआ है। ओके, और उसी हिसाब से मैंने आंसर दिए थे। शॉर्ट टाइम में ये क्वेश्चन आते हैं तो उसी शॉर्ट टाइम में आपको इनके आंसर भी दिए थे।
इसके बाद मितव्ययिता के विरोधाभास को हमने देखा था, ये मितव्ययिता के विरोधाभास को थोड़ा डिटेल में आपको मैंने दिया था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो सेम मैंने आपको जैसा बताया था वैसे ही आपका आया है। वस्तु एवं सेवा कर के वस्तु से सेवा कर पुरानी कर व्यवस्था से किस प्रकार से श्रेष्ठ है, यानी जीएसटी हमारी किस प्रकार से अच्छी है पहले वाली कर व्यवस्था से। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन 4 नंबर में बताया था, 4 नंबर वाले इंपॉर्टेंट बताया था, लेकिन आपका ये क्या है 3 नंबर में आपका ये देखो क्वेश्चन रखा हुआ है। और यहीं पर मैंने दोस्तों आपको समझाया था कि ये कब क्या लागू की गई थी, जो आपके ऑब्जेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनाए। तो वस्तु एवं सेवा कर से क्या समझते हैं, पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले जीएसटी किस प्रकार से श्रेष्ठ है। पॉइंट वाइज पॉइंट देखिए कितना अच्छे से सॉल्यूशन दिया था। ओके, पूरे सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ था, तो इसलिए अगर आपने तैयार किया हो तो ये क्वेश्चन आपने बन गया होगा। ओके, नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्व व्यय किसे कहते हैं, पूंजीगत व्यय। दोनों एक साथ ही मैंने आपको क्वेश्चन कवर कराए थे 2 नंबर में। तो इसे मैंने दोस्तों आपको कहा 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न की पार्ट 2 वाली वीडियो में बताया था, जिसमें आप देख सकते हैं ये दिया हुआ राजस्व व्यय का अर्थ लिखिए और पूंजीगत व्यय का अर्थ लिखिए, ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसके बाद आगे नेक्स्ट देखिए, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का वर्णन किन्हीं 3 बिंदुओं पर कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी देखा था और अर्थव्यवस्था का वर्णन भी हमने देखा था। ओके, और मैंने क्वेश्चन आपको 3 नंबर इस तरीके से समझाया था। केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषता बताइए। तो केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था के बारे में बताइएगा, उसकी 2 विशेषता। ओके, और यहाँ आपसे क्या है 3 बिंदु पूछ रहे हैं। 3 बिंदु में यानी एक बिंदु में तो आपको उसी को समझाना, तो 2 बिंदु जो मैंने बताया वो लिख दीजिएगा, 3 बिंदु बन जाती है। ओके, लिखने का बस थोड़ा आपको पैटर्न बनने चाहिए, बाकी वही क्वेश्चन आपको मैंने ये तैयार कराया था। बाजार अर्थव्यवस्था वाला भी बताया था। 3 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न का जो पार्ट 1 वाली वीडियो था उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन समझाया था। 3 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न की पार्ट 2 वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया था। देखिए बाजार अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखी और देखिए आपका दिया हुआ है। तो इससे आप 3 पॉइंट, 2 पॉइंट तो मैंने नहीं बता दिए, 1 पॉइंट यही आप लिख देना उसके बारे में, तो 3 पॉइंट बन जाता, मतलब पॉइंट में इसको बहुत चीजों को बताना था। नेक्स्ट वाला हमने ये क्वेश्चन देखा था। ओके, अनधिमान वक्र को रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए, ये हमने कवर किया था। और साथ ही बजट रेखा की रेखाचित्र सहायता इसकी ये भी हमने कवर किया था। ये आपका बताया था अनधिमान वक्र या मानचित्र किसे कहते हैं, इसके चित्र द्वारा समझाया था। देखिए ये आपका दिया हुआ था। ओके, ये आपका इसके साथ 2 नंबर में आपका मांग का नियम है, तो मांग का नियम भी मैं आपको यहाँ समझाया था। ओके, इसके साथ ही आपसे बजट उपभोक्ता के बजट रेखा को चित्र से समझाना था। देखिए बजट रेखा के बारे में पूरा अच्छे से पूरे चित्र से दिया था, फिर उपभोक्ता के बजट के सी बताना था। तो अगर आप दोनों क्वेश्चन को भी अच्छे से आप लिख देते, ओके, इसको भी आप बता देते बजट रेखा क्या है, उपभोक्ता की आय से बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेखा का कुछ चित्र बनाना था इस प्रकार से। ओके, तो इनमें से आपका करके आएंगे तो आपको टीचर तुरंत आपको नंबर दे देंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारे प्रकार से क्वेश्चन थे। आगे नेक्स्ट हमारा मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में किन्हीं 3 बिंदुओं में लिखिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट मिलेगा। यहाँ हमने जो अभी तैयारी की है 2 दिनों में उसमें नहीं मिल पाएगा, ये चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंस है आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ओके, ये अपने नोट्स में भी इस बार से दिया हुआ है, उसमें तो आपको कंप्लीट तैयारी की गई थी। ओके, इंपॉर्टेंट में भी हमने यहाँ कवर नहीं किया था। नेक्स्ट वाले को देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋण, ओके, शरण ऋणदाता कहा जाता है, इस कथन के 3 बिंदुओं को वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ कवर किया था। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, समझाइए। तो ये आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया गया था यहाँ। ओके, ये पहला पॉइंट आपका दिया था और यहाँ आपके ये 2 पॉइंट दिए हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन था। ओके, तो इसमें तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन यहाँ मैंने आपको बाजार मांग का वाला बताया था कि बाजार मांग के किस प्रकार से निकालना है, बाजार पूर्ति कैसे आपको यहाँ ज्ञात करनी है। ओके, मॉडल पेपर में भी इस प्रकार से हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। और नेक्स्ट में है हमारा अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का रेखा चित्र और दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का रेखा चित्र आपको प्रदर्शित करना था, और इनकी आकृति होती है ऐसी क्यों होती है। और ये क्वेश्चन है अब हमने शॉर्ट में कवर किए थे, यानी 2 नंबर में मैंने आपको इनको बताया था। रेखा चित्र का वर्णन नहीं दे पाया था, रेखा चित्र यहाँ कवर नहीं हुए थे। ओके, और इसके बाद समग्र मांग में परिवर्तन आय पर पड़ने वाले प्रभाव को बताना है 4 बिंदु में। न्यून मांग की स्थिति का अर्थव्यवस्था पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करना है। अब मैंने बताया था आपको कि न्यून मांग वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन हमेशा ये शॉर्ट में आता था, तो मैं कह रहा था शॉर्ट ही में आएगा, लेकिन इसलिए मैंने आपको बताया न्यून मांग क्या है, न्यून मांग के कारण, न्यून मांग के प्रभाव, इनको 2 नंबर में कवर कराया था। तो उससे संबंधित अगर आपने 3-4 क्वेश्चन में पढ़े हैं, 3-4 क्वेश्चन थे न्यून मांग से संबंधित, वो तैयार किए हैं, वो आप यहाँ से सेट कर सकते थे। ओके, अगर मैं उन्हीं में अगर आप क्या है ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़े कोर्स के में से पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉपर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी हम जो तैयारी की है 2 दिन में, उसके अंतर्गत मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से अगर आप मेरे साथ तैयारी करते जाते तो फिर आपको किस तरीके से एग्जाम में इनको सॉल्व करना था। और नेक्स्ट हमारा स्थिर विनिमय दर को निर्धारण को रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट करते हुए उसके 2 गुण लिखिए। स्थिर विनिमय दर और तीसरी विनिमय दर दोनों के हमने क्या है गुण तो देखिए, विशेषताएं देखिए, रेखाचित्र बस यहाँ कवर नहीं किया था। आपको यहाँ देखिए कवर कराया था लोचपूर्ण या तीसरी विनिमय दर के गुण तो आपको कवर कराए थे, 4 पॉइंट मैंने बताए थे। अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ क्या 2 गुण तो पूछे, 2 ही गुण पूछे, लेकिन उसी चित्र पे पूछ लिया। ओके, यहाँ ये हो गया। ओके, तो अगर चित्र आपको ये पॉइंट लिखते 2 नंबर तो आपके यहाँ फिक्स हो ही जाते। ओके, तो ये हमारे इस प्रकार से था।
इकोनॉमिक्स का पेपर। आपका दोस्तों कितना स्कोर होने वाला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 2 दिन में दोस्तों हमने क्या पूरा प्रयास किया है अपने सिलेबस को कवर करने का, मेरे साथ तैयार किया है तो काफी हद तक आपका अच्छा स्कोर जाएगा। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।